नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न में 140 जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 7 बार में 14 और शून्य लिखा गया। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका 2 गुणनखंड होता है, मतलब जो संख्या सिर्फ 1 से और खुद की संख्या से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देख रहे हैं कि 2 से ये विभाजित हो जाएगा 35 बार में। अब ये नहीं होगा 2 से, अब ये 5 से हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में आता है ना 35। 7 एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि ये 1 से और खुद की संख्या से ही विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो 140 के बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अगर हम इसको आपस में गुना कर देंगे तो वो 140 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी आप देखेंगे दोहरा रहा है कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 2 बार लिखा गया है 2 को, तो हम उसकी क्या करेंगे? 2 की घात 2 कर देंगे, गुना 5 गुना 7। देखिए ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। यानी कि ये खुद की संख्या और 1 से सिर्फ विभाजित होती है, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यही हमको अभाज्य गुणनखंड करना था। तो पहला नंबर बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा में 156 कह रहा है। 156 को भी उसी तरह से विभाजित करेंगे। 2 से देखते हैं कि ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके आखिरी संख्या में 6 है, इसीलिए 2 सते 14, हाथ में 1 अभी भी बचा हुआ है, यानी कि अब ये 16 हो गया। 8 बार में 16, 2 से अभी भी हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है 18 हो गया। 9 बार में 18 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 क्या एक अभाज्य संख्या है, यानी कि सिर्फ अपने से ही ये विभाजित होगा। देख रहे हैं क्या? 2 गुना 2। देखिए ये हमारा क्या है? रफ है, रफ है ये। ठीक है, हम इसको रफ में एक कहीं साइड में कहीं बनाएंगे। मेन आंसर हमारा ये है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देख रहे हैं कि कितनी बार दोहरा रहा है। 2 जो है वो 2 बार दोहरा रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए। कोई मतलब सब समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कुछ है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में देखते हैं। 3825। देखिए 3825 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी में 5 है, इसीलिए। तो क्या ये 3 से विभाजित होगा? अब हम सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा संख्या है। तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपको मान लीजिए कभी बहुत लंबा संख्या मिल जाए तो उसको आपस में आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 आता है। तो जितना भी आ रहा है, अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो संख्या है वो 3 से जरूर विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अभी भी देखिए यहाँ 2 बाकी है, अब ये 22 हो जाएगा। 3 सते 21, अब देखिए 1 बचा हुआ, इधर 15 हो गया। 3 पचे 15। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से बच्चा जैसा विभाजित करके बनाइएगा, बस आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी भी ये 3 से विभाजित होगा, इसलिए क्योंकि इसको जोड़ेंगे 3 और 7 10 होता है, फिर 15 और 15 3 के पहाड़ा में आता है, इसीलिए 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 बचा है हाथ में, 3 पचे 15, 6 5 11। अब 3 से ये नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 अठे 40, 2 बचा है हाथ में, 25 हो गया ना। अब ये 5 से 5 एकम 5 और यहाँ पर
3 बचा है हाथ में, 7 35। 17 क्या है पता है, एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 17 से ही, खुद की संख्या से ही ये विभाजित होगी। तो 3825 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 है तो 3 की घात 2 कर देते हैं। 5 गुना 5 है तो 5 की घात 2 गुना 17 कर देंगे। इस तरह से यही करना था, अभाज्य गुणनखंड इसी को कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 5005 है। 5005 को कोई दूसरा पेज में बनाते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 से तो ये हो जाएगा, 5 एकम 5 एकम। अब उसके आगे जो अभाज्य संख्या होता है 7, तो मुझे मालूम है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि ये विभाजित होगा 7 से। 7 एकम अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे विभाजित करके देखिए। 7 एकम 7, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3, 7 चौके 28, घटाएंगे तो 2 आ गया, 7 तिया 21। ठीक है, 183 बार में, 143 बार में ये विभाजित हो गया। अब ये 7 से नहीं होगा, 11 से होगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होता है, 8 नहीं होता है, 9 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 11 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3, अभी भी 3 हाथ में, 33 हो गया। 3 बार में 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। तो हम इसके जगह पर लिखेंगे 5005 के जगह पर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। 5वां नंबर में 7 4 2 9। देखिए ये एक ऐसा संख्या है जिसमें काफ़ी मेहनत लगता है। मतलब कि आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को आप फोटो खींच के अपने दिमाग में हटा लीजिए। आप इसको 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से करते जाएंगे तो भी ये विभाजित नहीं होगा। ये डायरेक्ट जो है 17 से विभाजित होगा। 17 से, 17 एक अभाज्य संख्या है। मुझे मालूम है, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, लोगों को काफ़ी पढ़ाया है सालों से, तो मुझे मालूम है। तो इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा ना। एक कर्जा लिया था तो अब ये 6 में से 6, तो यहाँ पर 62 9 आ गया। अब उससे कम में करना होगा, यानी कि 17 गुना 3 करना होगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 119 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 बार में करेंगे, करके देखिए 119 आ जाएगा, यानी कि पूर्णतः ये विभाजित हो गया 437 बार में। अच्छा, अभी इधर है ना, तो 437 को अब करना, अब छोटा संख्या हो गया तो आसान हो जाएगा। तो 17 से अभी नहीं होगा, उसके आगे जो अभाज्य गुणनखंड है ना 19, उससे करेंगे। ठीक है, तो 2 बार में 38 हो गया, इधर 5 हो जाएगा। तो 23 बार में ये विभाजित हो जाता है 19 से। 23 एक अभाज्य संख्या है। ये सब मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मालूम कैसे चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे सवालों को, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ, 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर सवाल कंप्लीटेड हो जाता है। देख लीजिए, मुझे लगता है काफ़ी आसान था ये, प्रश्नावली 1.1 से भी आसान था ये। दूसरा नंबर में कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। देखिए, पूर्णांक नीचे जो 26 91 आप देख रहे हैं, या 336 54 जो भी आप संख्या देख रहे हैं यहाँ, ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूँ, बस आप ये अभी समझ लो कि ये सब क्या है, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक दिख रहा है मुझे, तो धनात्मक मतलब प्लस वाले संख्या। तो निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि दोनों संख्याओं के
हमें HCF ज्ञात करने हैं। देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के माध्यम से सीखे थे HCF निकालना, सीखे थे ना। LCM भी निकाल सकते, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम काफ़ी थोड़ा कठिन है, सर दर्द हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को गुणनखंडन विधि से आपको सॉल्व करके बतलाऊंगा, जो कि काफ़ी आसान होता है, HCF चुटकी में निकल जाएगा। तो ये सब पूर्णांक है और इसके HCF LCM तो ज्ञात करने ही है, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये जो दोनों संख्या दिया गया है इसको आपस में गुना करेंगे और इसी संख्या का HCF LCM निकालेंगे, उसको भी गुना करेंगे, तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। जो बाएं साइड है और दाएं साइड दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, यही हमें जांच करना है। बनाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो दूसरा नंबर में पूर्णांक क्या होता है ये समझिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, जानना जरूरी है। पूर्णांक देखिए क्या होता है, -100, -200, -5, -3, -2, 0, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100, 1999। मतलब तात्पर्य यह है कि ये सब हमारे पूर्णांक है। तो पूर्णांक कौन नहीं है, जैसे 1/7, 23/3, 5/2, ये सब पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको विभाजित करने के बाद दशमलव में आता है। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये दशमलव में आएगा, और दशमलव वाले और बटे के शक्ल वाले, यानी कि इस तरह के बटे के शक्ल वाले को पूर्णांक नहीं कहा जाता है। ये आप अपने कॉपी में अभी तुरंत लिखिए और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, ये है कि 2/1 हो सकता है, क्योंकि 2/1 का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना। यानी कि नीचे 1 रहेगा चलेगा, या फिर 2.0 रहेगा चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 1.5 नहीं होना चाहिए, 1.77 ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब पूर्णांक में नहीं आता है। तो आपने पूर्णांक को समझ लिया। चलिए फिर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। दूसरा नंबर में हमारा जो पहला सवाल दिया जाता है वो कहता है कि 26 और 91, इसका हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? हम पहला काम क्या करेंगे कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे पहला नंबर सवाल में 140 का किए थे, उसी तरह से 26 का यहाँ बनाएंगे। तो 2 से देख रहे हैं ये आराम से विभाजित हो गया। 13 एक अभाज्य संख्या है। 91 का करने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं होगा, 7 से अगले डायरेक्ट होगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 हाथ में है, 21 हो गया। 7 तिया 21, सॉरी हाँ 7 तिया 21 आ गया समझ। तो 26 को मैंने खोला, तो खोलने के बाद मुझे प्राप्त हुआ 2 गुना 13, 91 को 7 गुना 13। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो, जो दोनों संख्याओं के अंदर उपलब्ध हो। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि ये जो 13 नंबर है ये दोनों संख्याओं के अंदर उपलब्ध है। समझ में आ गया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 13 की घात 1 है, यहाँ भी है। ऐसा भी आपको परिस्थिति मिलेगा भविष्य में कि 13 की घात 2, इधर 5, तो उसमें आपको बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि 13 है, सेम टू सेम है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें 1 से गुना भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो सिर्फ हम 13 लिख देंगे। बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, तरह तरह का दिमाग तेज होगा। दूसरा नंबर में कहता है, नहीं अभी तो HCF निकाले। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो काम आपने HCF के लिए किया था उसका जस्ट अपोजिट, विपरीत काम, एकदम उल्टा काम करेंगे LCM के लिए। यानी कि जो संख्या मैंने छोड़ दिया था उसको तो लेंगे ही, साथ में 13 को भी ले लेंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? जहाँ आप जो घात देख रहे हैं ना, दोनों का घात सेम है, दोनों का घात 1 है, तो हम 13 को भी सिर्फ लेंगे। समझ में आ गया? गुना 1 को भी लेना है तो उसको भी ले लीजिए, यानी कि 2 7 को तो लेंगे ही, 13 को भी, एक 13 को लेंगे। ऐसा नहीं कि ये 13 को भी ले लिए, ये 13 को भी ले लिए, ऐसा नहीं, एक ही 13 को लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों संख्याओं में कोई एक चीज उपलब्ध हो। जो क्या है, 13 क्या है, दोनों में है, तो वो कॉमन है। ठीक है, तो उसी को खींच के बाहर निकाला गया है। तो बस इसको गुना करिए, 14 गुना 13 करिए, प्राप्त करिए। ठीक है, तो 182 जो है ना हमारा एलसीएम आ गया। अब इसी के साथ साथ एक काम करना है कि आपको जांच करना है दोस्तों। यहाँ फार्मूला है, ये क्या है पता है? एक फार्मूला है, ये फार्मूला होता ही है। फार्मूला होता क्या है? इधर रफ को साइड करते हैं। फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। ये आप याद रखिएगा। कोई भी दो संख्या याद रहे, ठीक है, उसका गुना करेंगे, उसी का दो संख्या का HCF LCM, जैसे अभी हम लोग निकाले, देखिएगा गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे, देखेंगे बराबर आ जाएगा। दो संख्या कौन सा है? ये 26 और 91 है। तो इसके बीच में क्या करना है? हमको गुना करना है। HCF कितना प्राप्त हुआ था? 13 और LCM 182। देखिए इधर गुना करते हैं, 91 गुना 26 करते हैं, 6 से 1 में करेंगे, हो जाएगा 54, 18, 5 13, 2366। इधर भी आना चाहिए 2366, तभी आप समझ लीजिए आपका आंसर 100% सही है। 3 दूनी के 6, 8 3 24। अब छाप दीजिए। ठीक है, आ गया ना, है ना बराबर? तो इस तरह से हमारा पहला सवाल बन जाता है। दूसरा का पहला, दूसरा नंबर में 510 और 92। सबसे पहले हम 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 को करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 255। 3 से होगा क्या? हाँ हो जाएगा 3 से, क्योंकि 12 आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 12 होता है, 8 24। अब ये 5 से, 5 एकम 5, और ये 3 बचा हुआ है, 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या। तो 510 तो हो चुका है, अब 92 करते हैं। 23 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 510 को मैंने किया तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 को किया तो 2 गुना 2 गुना 23। तो इसका मतलब 2 की घात 2 गुना 23 करेंगे। देखिए HCF पहले काम करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम तो हाईएस्ट है लेकिन काम है उल्टा। कैसे? कॉमन, देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों संख्याओं के अंदर वो संख्या उपलब्ध होने चाहिए। तो 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, और इसके अलावा तो कोई भी संख्या नहीं है ऊपर नीचे, एकदम अलग अलग है। तो अब बात ये आता है कि 2 की घात 1 को लिया जाए या 2 की घात 2 को। तो याद रखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में जिसकी कम घात होती है उसको लिया जाता है, और LCM में इसका जस्ट उल्टा काम, यानी कि जिसकी घात ज़्यादा है उसे लेंगे। और जितने भी छूट गए थे, यानी कि 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये सारे को LCM में ले लेंगे। अब इतने बड़े को कैसे गुना किया जाएगा? आराम से, 2 गुना 2 मतलब 4 होता है, 4 तिया 12, 12 से 5 में गुना करेंगे तो 60, तो 60 गुना 17 गुना 23 हो गया। अब इनको आप गुना कर दीजिए, LCM प्राप्त करिए।
60 से 17 में गुना करेंगे। एक 1020 तो ये आ गया। आप 23 से गुना करते हैं। 603 तो ये अपना इजी 23,460 आ चुका है एलसीएम। अब काम क्या है, जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दो संख्या 510 और 92 है, इसको आपस में गुना करेंगे और एलसीएम एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम 23,460 आया है। इसको गुना कर देते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या ये बराबर आ गया है। अगर बराबर आएगा तो हमारा 100% आंसर सही हो जाएगा। 0999545। हाँ, ये तो आ गया 46,920। अब इसको गुना करते हैं। तो 46,920 इसका भी आ गया। तो इसका मतलब यही करना था, बराबर दिखलाना था, जो कि एकदम सही जा रहा है अभी तक। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि 336 और 54। दूसरा का तीसरा में 336 और 54। तीन सौ छत्तीस का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से ये विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, हाथ में 1 बचा हुआ 13 हो गया। 6 बार में 12, 1 बचा हुआ है 8 बार में 16। अब 8 बार में 16, 4 बार में 3 से अब करेंगे 3 सत्ते 21। 7 एक अभाज्य संख्या, खुद से विभाजित सिर्फ होगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की घात 4 लिखेंगे। 3 गुना 7, 54। देखिए 3 जो है ना वो 3 बार है, तो 2 गुना 3 की घात 3। अब आप देखिए ऊपर नीचे क्या क्या है। 2 और 3 ऊपर नीचे है, लेकिन घात अलग अलग है दोनों का। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया, एकदम आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 2 किसको लेंगे, 2 की घात 4 को लेंगे कि 2 की घात 1 को लेंगे। जिसकी कम घात होगी उसको लेंगे एचसीएफ में, 2 को सिर्फ लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और 3 को भी तो लेंगे, 3 बीज तो शामिल है दोस्तों, तो 3 की घात 1 को लिया जाएगा। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आसानी से आ चुका है। एलसीएम में जस्ट विपरीत काम करेंगे। 2 की घात 4 को लेंगे और 3 की घात 3 को लेंगे। बाकी के जो छूटे हुए संख्या है 7, उसको भी ले लेंगे। देखिए 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है जानते हैं। देखिए यहाँ 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, और 3 की घात 3 मतलब क्या होता है, 27 होता है ना जी, 27 होता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। समझ में आ गया। चलिए फिर इसको गुना कर देते हैं। कहाँ, यहीं गुना करते हैं। 16 से 27 में गुना करेंगे 42, 4 बचा है, 12 1 बचा हुआ है, कम 3। ठीक है, 432 दोनों में आ गया गुना करने के बाद। 432 को किससे गुना करें, 7 से। ठीक है, 7 दूनी के 14, 1 बचा, 7 या 21 22 हुआ, 2 बचा है, 7 चौके 28 30 हो गया। तो 3024 आ चुका है गुना करने के बाद में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जांच भी करना है। दो संख्याओं का गुणनफल
के बराबर HCF गुना LCM, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दो संख्या 336 और 54 है, इसको आपस में गुना करना है। HCF है 6, LCM 3024। चलिए अब इधर ही कर देते हैं, जगह काफ़ी है हमारे पास। 336 और 54 को गुना करते हैं, 24 2 बचा, 12 14, 12 इधर 13 हो गया, 30 3 बचा हुआ है, 15 18 हो गया, 1 बचा हुआ है 15 और 16 इधर हो गया, ठीक है। अब इधर भी इतना ही आना चाहिए। चौबीस 2 बचा हुआ है, 12 और 14 हो गया, 1 बचा हुआ है 18, काम खत्म। बस यहीं तक करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आसान लग रहा है क्या? कमेंट करके बताइए क्या आसान लग रहा है। तीसरा नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी तक क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अभी तक हम लोग जितना भी सवाल बनाया है ना, सब को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही बना रहे हैं। अब यहाँ 3 तरह के संख्याएं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम तीनों में देखेंगे कि कौन सा तीनों के अंदर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको जांच नहीं करना है, पहले जांच करते थे, थोड़ा लंबा खिंचाता था। इस बार जांच नहीं करना है, इस बार आपको सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। 12 15 21, ये हलवा जैसा सवाल है दोस्तों, बहुत आसान है। 12 को करिए, 2 से करेंगे 6, चलिए 12 का हो गया है, 15 का 3 5 15, काम खत्म। 21 का 3 7 21, काम खत्म। तो 12 में 2 की घात 2 गुना 3 हो जाएगा, 15 में 3 गुना 5 और इसमें 3 गुना 7। तो आप एकदम सिंपल सा देख रहे हैं कि 3 जो है ना तीनों के अंदर उपलब्ध है, तो सिंपल HCF हमारा 3 हो जाएगा और LCM में 3 तो होगा ही, साथ में जितने भी छूटे हुए संख्याएं हैं यानी कि 2 की घात 2, 5 गुना 7, ये सब हो जाएंगे। ये हमारा 4 हो गया ना, 4 तिया 12, 12 से 5 में गुना करेंगे तो 60 और 60 से गुना करेंगे 7 में, 7 छके 42 और साथ में एक 0 लग जाएगा, 420 इसका LCM हो गया। तो बस यही काम करना था, HCF LCM ज्ञात करना था। तो तीसरा का पहला नंबर तो बन चुका है। अब दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है। 17 23 29, देखिए ये तीनों संख्या जो है अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, ये मुझे मालूम है। 17 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि सिर्फ 1 से और खुद की संख्या से विभाजित होगा। मतलब देखिए ऐसे 17 को सिर्फ 17 ही विभाजित कर सकता है। आगे समझ में, आप 17 गुना 1 लिखें चाहे 1 गुना 17 लिखें, बात बराबर है। 23 भी अभाज्य संख्या, यानी कि 23 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, सिर्फ खुद की पहाड़ा में आता है 23 बार। समझ में आ गया? समझ में आ गया? 1 के पहाड़ा में या तो फिर 23 के पहाड़ा में ही आता है 23, इसीलिए तो ये है अभाज्य संख्या। तो सिंपल हमारा ये जो HCF है 1 हो जाएगा और LCM बस तीनों को गुना कर दीजिए। 17 गुना 23 गुना 29, अगर आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, वही चीज़ आने वाला है। तो बस गुना करिए और प्राप्त करिए अपना आंसर। 23 गुना 17 करते हैं, 7 तिया 21, 2 बचा, 7 दूनी के 14, 16 हो गया, छाप दीजिए। ये क्या था? 1 था ना, 9। 391 आया, इसको गुना करने के बाद में। अब 29 से गुना करना है सिर्फ, तो यहीं पे कर देते हैं। 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, ठीक है।
9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है जी? 35। 2 एकम 2, 9 18, एक बचा हुआ है, 3 दूनी के 6, 7, 8 5 13, 10 11, ये आ गया। ठीक है, आ गया समझ? अगला सवाल देखते हैं। तीसरा का तीसरा नंबर में क्या हो रहा है? 8 9 25। तो 8 के जगह पर 2 की घात 3 कर देंगे। इसी तरह से 9 के जगह पर 3 गुना 3 यानी कि 3 की घात 2। इतना तो आप बना सकते हैं ना दोस्तों, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप इस तरह से करके देखिए, इतना ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही अलग अलग संख्या है, तो हमको तो HCF तो चाहिए भाई। तो कुछ ना कुछ तो HCF होता ही है, HCF कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो एक हमारा HCF हो जाएगा। और LCM में कुछ नहीं करना, एक को आपको लेना ही है, साथ में सारे संख्याओं को आपस में गुना कर दीजिए। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? 8, इसका 9 और इसका 25 गुना करिए। 8 9 72, 72 गुना 25 करिए। 10 35 36 4 14 1800, ये एक है। ठीक है, 1800 याद रखिएगा। तो बन गया दोस्तों, तीसरा नंबर भी बन गया। चौथा नंबर में HCF यानी कि दोनों संख्याओं का रेडीमेड आपको HCF दे दिया गया है 9। LCM, यही संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। 306 और 657, यही ना है? ठीक है, इसका HCF आपको रेडीमेड 9 दिया गया है। हमको LCM ज्ञात करना है। हम चाहेंगे तो ये बुद्धि से बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी होगा। और हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो ध्यान भी तो रखना है। ध्यान क्या? कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM होता है। तो देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा फिट करेगा, क्योंकि दो संख्या यहाँ पर दिया गया है जी, उसका गुना कर देंगे। यहाँ HCF भी दिया ही हुआ है, मात्र एक LCM की कमी है, जो कि काफ़ी आसान है निकालना। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो 657 गुना 306, या आप पहले शुरू में ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HCF 9 है, LCM का पता नहीं। तो जिसका पता नहीं है उसको बस अकेला कर दीजिए। तो अकेला कैसे होगा? ये जो 9 है उसको कहीं भेजना होगा, उधर भेजना होगा। तो ये गुना में है, उधर जाने के बाद नीचे चला जाएगा, विभाजित में हो जाएगा। गुना का उल्टा क्या होता है? विभाजित, डिवाइड। तीन से दोनों विभाजित होगा, 3 एकम 3 दूनी के 6, 3 तिया, ये देखिए 3 तिया 9 और एक बचा हुआ है, यानी कि चौके 12। तो इधर तो काम खत्म हो गया नीचे। LCM जो है, अब इसको ऐसे घुमा दीजिए, अब LCM इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर 657 गुना ये क्या आया? 34 आया ना? बस इसको गुना करिए, LCM प्राप्त कर लीजिए। कहीं दूसरा जगह बना दे, चलिए इधर बना देते हैं। क्या है? 657 गुना 34, 2 बचा इधर, 20 22 हो गया, 2 बचा है, 24 26 हो गया इधर, 21 2 बचा हुआ है, 15 और 17 हो गया, एक बचा हुआ है, 18 हो गया, 19 11 12। चलिए जी, काम खत्म हुआ। 22 3 3 8।
इस तरह से बनाना था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है 5वां नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपसे जांच करने के लिए कह रहा है। कह रहा ये है कि जैसे n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ऐसा कभी भी मत बोलिएगा कि 1.1, 1.5, ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? 1 के बाद 2, 2, 2 के बाद 3, 4, 5। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। माइनस वाले संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। इसका शुरुआत ही होता है 1 से और ये चलते जाएगा 100, 200, 2000, इस तरह से चलते जाएगा बहुत दूर तक। जहाँ तक आप गिन सकते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है यहाँ कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है और यहाँ एक संख्या दिया गया है 6 की घात n, 6 की घात n, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो संख्या है शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम कोशिश करके देखेंगे। तो मैंने देखा कि 6 की घात 1 का मतलब 6 होता है, 6 की घात 2 का मतलब 36 होता है, 6 की घात 3 का मतलब 216 होता है। इसी तरह से हम जब करते जाएंगे तो ये देख रहे हैं कि इसके अंतिम में 6 आ रहा है। ये 6 पर समाप्त हो रहा है, न कि शून्य पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये 6 पर, ये जो है ना शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। क्या आएगा? 2 गुना 3 की घात n आएगी। समझ में आ गया? तो शून्य पर समाप्त कब हो सकती है, आपको ये भी कहना होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, नोट्स मैं आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, आपको अगर ये सवाल समझ में नहीं आया ना तो आप हमको मैसेज करिएगा 7979761478 है ये। ठीक है, इस पर आप कॉल करें, मैसेज करें। आपको अगर लाइव पढ़ना है, लाइव, या फिर पूरा टोटल क्लास 10th पढ़ना है मैथ, तो भी आप मैसेज करिएगा। फीस लगता है लाइव पढ़ने का 500, और ये क्लास 10th रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री में मिलेंगे। लाइव पढ़ेंगे, अपना डाउट पूछेंगे तो 500 रुपया पर मंथ लगता है, और बाकी ये क्लास 10th के आपको वीडियोस चाहिए आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहाँ आपको समझा रहा था? मैं समझा रहा था कि भाई शून्य पर समाप्त कब हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अंदर 2 गुना 5 होना चाहिए। इसका मतलब 10 उसके अंदर रहना चाहिए, चाहे वो 20 हो, 50 हो। इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 गुना 5 छुपा हुआ है। याद रखिएगा, इसके अंदर भी 2 गुना 5 है कहीं ना कहीं। तो 2 गुना 5 होना जरूरी है, तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब आप 20 की घात 1 करेंगे, 20 की घात 2 करेंगे, वो देखेंगे कि हमेशा वो शून्य पर समाप्त होगी। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि 2 गुना 3 है, 2 गुना 5 नहीं है, इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से आप बना करके लिख लीजिएगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक मस्त नोट्स प्रदान कर दूंगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कौन बड़ी बात है, व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। अब इतना ईजी बता दिया मैं आपको। चलिए फिर दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। आगे समझ में, इसमें आप क्या बोलेंगे कि नहीं 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 होगा जी, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6वां नंबर में देखते हैं आगे। 6वां नंबर में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करना है? इतना लंबा दिया गया है, ये भी इतना, 2 तरह का यहाँ संख्या दिया गया है। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे कि भाज्य संख्या क्यों है, मतलब कि ये भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? लेकिन क्यों है ये पूछ रहा है। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो अभाज्य संख्या था ना, अभाज्य। अब उसमें से अ को हटा दिया है और बोल रहा है भाज्य संख्या। तो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो।
यानी कि ऐसा संख्या जो 3 अलग अलग संख्याओं से विभाजित होता हो। जैसे लिखिए, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसकी 3 गुणनखंड है। कौन कौन? पहला तो ये 1 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः 4 बार में, 2 से भी तो विभाजित हो जाएगा, और खुद की संख्या यानी कि 4 से भी ये विभाजित हो जाएगा। ये 1 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 4 से 1 बार में विभाजित होगा ना जी। तो हुआ ना 3 गुणनखंड। तो जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है सब चीज़? फिर उसके बाद 6 होता है। 6 क्यों है पता है? क्योंकि इसका 4 गुणनखंड है। 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से, और खुद की संख्या। समझ में आ गया? 4 गुणनखंड है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर ये जो सवाल दिया गया उस पर आते हैं। कहता है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये संख्या को बताना है कि ये भाज्य संख्या है। तो बुक वाला बोल दिया कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों? चलिए फिर इसको बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि 13 और 13 उभयनिष्ठ कॉमन है, तो 13 को बाहर खींचेंगे, 7 गुना 11 करेंगे, जोड़ 1 करेंगे। इसका मतलब वही चीज़ है। हम यहाँ 13 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 13 को हमने बाहर निकाल दिया है। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 1 लिखा है, ताकि हम 13 से फिर से यहाँ 1 में गुना करें तो ये 13 आ जाए। 13 से इसमें भी गुना होगा, 13 आ जाएगा, इसमें भी गुना होगा तो वापस से 13 आ जाएगा। ठीक है। 77 जोड़ 1, 77 जोड़ 1 का मतलब 78। समझ में आया? 78। अब 13 तो एक अभाज्य संख्या है, 78 है नहीं। 78 अभाज्य संख्या नहीं है जी। तो कैसा संख्या है? चलिए देखते हैं उसको। खोलेंगे इसको, ऑपरेशन करेंगे तब समझ में आएगा। 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है, 18 हो गया। 9 बार में 18, 3 से करेंगे, 3 एकम। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो आया क्या? 13 तो पहले से मौजूद, 78 को मैंने खोला तो 2 गुना 3 गुना 13 आ गया। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ 13 2 बार रिपीट हो चुका है, तो 13 की घात 2 करेंगे, 2 गुना 3। अब आप देखिए यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड छोड़िए, यहाँ पर 1 से भी तो गुना करेंगे तो अब 4 गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बस, हो गया काम खत्म। ठीक है। यहाँ 4 गुणनखंड है, 13 2 3 1, इसीलिए ये भाज्य संख्या जी। काम खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लिखिए, देखिए 7 6 5 4 3 2 1 में सब में गुना है, बीच में जोड़ 5 है। 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है ना, जोड़ 5। तो देखिए 5 और 5 उभयनिष्ठ हम बाहर निकाल देंगे। इसके बीच में हम 5 को छोड़ के बाकी के संख्या को लिख देंगे। एक क्यों लिखा है? संतुलित करने के लिए 1 लिखेंगे तभी ना जा करके हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सब में गुना करना है। तो पहले ऐसे गुना करेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसे करके गुना करिए। 3 दूनी के 6, 6 हो गया ना। हो गया। ऐसा करते हैं, 6 हो गया। चले ना, जैसे गिनना है। 12 ये हो गया, 12 24 के 42, और ये हो गया 42, और ये हो गया 24। क्या हो गया? 24 जोड़ 1। चलिए गुना करते हैं। 42 गुना 24, 16 4 8, 1008 आ गया। अब इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1009 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये एक से और खुद की संख्या 1009 ही से विभाजित हो सकती है। समझ में आ गया? तब भी ये भाज्य संख्या है क्योंकि 3 गुणनखंड है दोस्तों, और तीनों अलग अलग संख्या है। तो लिख दीजिएगा इसी तरह से, यहाँ 3 गुणनखंड है इसलिए भाज्य संख्या है। और 3 गुणनखंड कौन कौन सा है? ये है। सातवां नंबर कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? समझ में आया कुछ? इतना स्पीड में मैंने पढ़ा तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं ड्राइंग बना करके आपको समझाता हूँ। एक वृत्ताकार पथ है ना जी। इसके बीच में क्रिकेट खेलता होगा लोग, फुटबॉल खेलता होगा, कबड्डी खेलता होगा, कोई भी गेम यहाँ पर खेलता है। घास का मैदान है मान लीजिए, और यहाँ पर साइड में क्या है? रोड है। क्या है? पथ है, वृत्ताकार पथ है, गोल पथ है। इसमें लोग टहलता है, चलता है, बुजुर्ग लोग या जो भी टहलता, आपने ऐसा देखा ही होगा। तो यहाँ 2 आदमी है, पहला का नाम है सोनिया और दूसरा का नाम है रवि। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए सोनिया आई बाहर से, यहाँ से शुरू करती है, यहाँ से दोनों शुरू करता है और दोनों एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर कह दिया पहले से कि इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब रवि तेज चलता है, सोनिया से तेज चलता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दोनों साथ साथ चलना प्रारंभ करते हैं। अब दोनों दोस्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्त रहेगा तो साथ साथ बात करते हुए न जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों दोस्त नहीं है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए अगर वो इस दिशा में चल रहा है, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? लगा सकते ये है कि अगर सोनिया यहाँ चल रही है तब तक रवि यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो तेज चल रहा है। रवि यहाँ पहुँचेगा, सोनिया यहाँ ही रहेगी। अगर सोनिया यहाँ पहुँची ना तो रवि पता चला कि यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो बात यह है कि कितने चक्कर में वे लोग फिर से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो पीछे से ये जो सोनिया है, मान लीजिए यहाँ पर है, पीछे से ऐसे धप्पा मारते हुए बाईपास कब कर रहा है, कितने राउंड में वो दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये पता चलने वाला है हमको 18 और 12 का एलसीएम। याद रखिएगा, एलसीएम निकालेंगे ना तब हमको पता चल जाएगा। ऐसे मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा इस सवालों को। तो ये तो हमको मालूम है कि एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा। तो 18 और 12 का करते हैं। तो इसका मतलब 3 की घात 2 गुना 2 आ गया, और 12 का करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 और 3 ऊपर नीचे है जी। लेकिन हमको क्या करना है? एलसीएम में सबसे जितनी ज़्यादा घात होती है ना उसको लेते हैं, यानी कि 3 की घात 2 को लेंगे, 2 की घात 2 को लेंगे। 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। 9 चौके 36, तो 36 मिनट। ये क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। अब बात ये आता है प्रैक्टिकली कि हम इसको कैसे समझें। एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे इसका नाम है रवि और इसका नाम है सोनिया। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। एक राउंड लगाया और दूसरा राउंड लगाया। ध्यान से समझिएगा, इसको एक राउंड लगाने में 12 मिनट लग रहा है, इसको 18 मिनट लग रहा है। तो दूसरा राउंड लगाने में रवि को 24 मिनट लगेगा, क्योंकि 12 और 12 जोड़ दीजिए, और इसको 36 मिनट लग जाएगा। और इसको तीसरा राउंड में फिर से इसमें 12 जोड़ना होगा, तब जाके 36 होगा। तो आप देख रहे हैं क्या 36 क्या हो रहा है? यहाँ कॉमन हो रहा है, यानी कि ये तीसरा राउंड लगा रहा है और ये दूसरा राउंड कंप्लीट की है।
और ये तीसरा राउंड में पकड़ लिया, मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल गया। समझ में आ गया? इस तरह से, यानी कि इसका 3 राउंड कंप्लीट हुआ है, इसका 2 ही राउंड अभी तक कंप्लीटेड हुआ है। तो 36वें मिनट में देख रहे हैं कि दोनों जगह 36-36 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यही 36 मिनट हमारा मेन आंसर हो जाएगा। तो बस यहीं तक आपको बनाना था सवाल। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। मात्र 3 सवाल दिए गए हैं, पहला सवाल आप समझते हैं तो बाकी भी बन जाएंगे। तो तब आप क्या करिए, अपरिमेय संख्या जो है ना वो जानने का कोशिश करिए दोस्तों। मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें मैसेज करें 7979761478। ठीक है।